वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग टेंशन और किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा लूपिंग द लूप की कंडीशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट तगड़े हो जाएंगे। तो हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहले ये होता क्या है, तो मैं इसमें माइक निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यूं करके घुमाना शुरू करा, ठीक है ना। अब इसमें हम नहीं घुमाते, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पीड दे देते हैं। तो मैंने मान लो इसको स्पीड दे दी तो थोड़ी आवाज कम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने इसको स्पीड दे दी और ये इस तरीके से जाकर के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है। या तो कंप्लीट कर रहा है, नहीं तो जरूरी नहीं कंप्लीट करे, फिर ये ऐसे ऑसिलेट भी कर सकता है। बट ये एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो देखो, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सर्कुलर पाथ के अंदर कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अब पहले तो मैं ये देखूं कि आगे जाने पर इसका क्या होगा, किस तरीके से इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। जैसे ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, काफी बड़ा सा ले रहा हूं ताकि आप क्लियरली समझ जाओ कि वेलोसिटीज का क्या रिलेशन रहता है, कैसे हम उसको चेक करते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर से यहाँ से बांध करके सस्पेंडेड था, जिसको मैंने इधर यू की वेलोसिटी दे दी। अब डिफरेंट जगह पर इस वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, आगे जाने पर क्या होगा, हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो और इसका थ्रेड का लेंथ आप एल ले लो या रेडियस आर ले लो सर्कल का। तो सर्कल का रेडियस मैंने आर ले लिया। अब ये तो था वो पॉइंट जहां से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पी कर लो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ए पॉइंट पर पहुंचा जहां उसकी स्पीड v हो गई, वी ए हो गई। अब ये स्पीड u के बराबर क्यों नहीं रही, वो भी अभी हम पता लगा लेंगे कि इसकी स्पीड u के बराबर क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ स्पीड चेंज हो गई। तो चलो देखते जाते हैं धीरे धीरे। ये मान लो थीटा एंगल पर पहुंचा, फिर ये ऑब्जेक्ट हमारा इस बी पॉइंट पर पहुंचा जो कि एक्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर मैंने जानबूझ के लिया है। फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट इस सी पॉइंट पर पहुंचा, इस सी पॉइंट पर इसका एंगल और बढ़ गया, ठीक है ना। और फिर ये फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा टी पॉइंट पर पहुंचा जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है। इन सब जगह हमें एनालिसिस करनी है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और इस मेथड में आने वाली टेंशन कितनी होगी। तो अब इसको स्टार्ट करने का हमारा तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम ए पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। ए पॉइंट के ऊपर हम ये देखेंगे कि भाई पहले तो ये देखेंगे वेलोसिटी चेंज क्यों करती चली जा रही है। फिर हम देखेंगे कि इस वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या है। वेलोसिटी निकालने के बाद फिर हम देखेंगे टेंशन कैसे निकलेगी इन डिफरेंट पॉइंट पर। तो 3 स्टेजेस में इसका काम चलेगा। तो देखो बेटा, अब सबसे पहले फोर्सेस अगर आप लगाओगे तो फोर्सेस के नाम पे यहाँ 2 ही फोर्सेस लग रही हैं। एक लग रही है टेंशन जो कि हो गई सेंटर की तरफ, ये रहा इसका सेंटर। दूसरी हो गई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, अभी तो नीचे की तरफ है, mg, ठीक है। इस जगह पर ऑब्जेक्ट के पास टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के पास इधर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू है हमारा u²/r। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बी वाले पॉइंट पर पहुंचा, सॉरी ए वाले पॉइंट पर पहुंचा। ए वाले पॉइंट पर पहुंच करके टेंशन तो अंदर की तरफ लगी, इस टेंशन का नाम मैंने टी ए कर दिया। mg नीचे की तरफ लगा, तो जिसके मैं पहले ही कंपोनेंट करके दिखा दे रहा हूँ वो आप खुद भी कर लोगे। अब mg cos थीटा ये आ गया रेडियल एक्सिस की तरफ और इधर आ गया mg sin थीटा। तो जरा आप गौर करो, ये mg sin थीटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिटार्डेशन ला रहा है और ये रिटार्डेशन कहलाता है टेंजेंशियल रिटार्डेशन, जो कि इसकी स्पीड को कम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इधर आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि एज इट इज है। तो इस जगह पर अगर आप ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन देखोगे तो वो नेट एक्सेलरेशन यूं करके कहीं पर डायरेक्टेड होगा, ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सिमिलरली तो आपने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चलता चला जा रहा है, ये जो mg sin थीटा ये इसे रिटार्ड कराते चले जा रहा है। तो इस अपवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी में mg sin थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती चली जाती है। अब अपना ये ऑब्जेक्ट बी वाले पॉइंट पर पहुंचा, बी वाले पॉइंट पर पहुंच करके टेंशन बी की तरफ इधर लग गई, mg पूरा का पूरा टेंजेंट की तरफ लग गया। अब कौन क्या कर रहा है वो समझते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर आ गया, टेंजेंशियल रिटार्डेशन इधर की तरफ आ गया एंड नेट एक्सेलरेशन अगर मैं इसका दिखाऊं तो इसका नेट एक्सेलरेशन यू करके आ गया। तो ये इस पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हुआ। तो आप चेक करो, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर पूरे पाथ में रोटेट करता चला जा रहा है, बॉडी और आगे पहुंची। अब अगर हम यहाँ पर फोर्सेस चेक करें तो मैं यहाँ से एंगल थीटा ना लेकर के, बॉडी ऊपर है तो मैं यहाँ से एंगल थीटा ले रहा हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा समझाना और आपके लिए भी ज़्यादा आसान रहेगा आगे कैलकुलेशन में। अब टेंशन सी वाले पॉइंट पर अंदर की तरफ हो गई, mg ऐसे आया तो उसका कंपोनेंट भी अंदर की तरफ आ गया, वही कंपोनेंट mg cos थीटा जो पहले बाहर लग रहा था अब अंदर आ गया, और mg sin थीटा वही रिटार्ड करा रहा है क्योंकि अभी भी वेलोसिटी के अगेंस्ट में लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू देखोगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ये ए नेट का समथिंग अराउंड डायरेक्शन हो जाएगा, जिसमें ये ए नेट इसलिए आया क्योंकि इधर की तरफ हमारे पास सेंट्रीपिटल आ रहा था, इधर की तरफ हमारे पास टेंजेंशियल आ रहा था, ये उसके ए नेट का डायरेक्शन हो गया। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच करके सारी की सारी टेंशन टी टॉप मोस्ट पॉइंट की अंदर की तरफ आ गई, mg भी अंदर की तरफ आ गया। अब इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर
ए टेंजेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, जो बचा वो ए सेंट्रीपिटल बचा, इसलिए नेट एक्सेलरेशन भी सारा का सारा अंदर की तरफ यानी AC की तरफ डायरेक्टेड हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली इस जगह पर भी आप देखो AT कोई नहीं है, AT का वैल्यू 0 है और नेट एक्सेलरेशन जो है वो और कुछ नहीं, वो AC के बराबर है। तो बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट ये वो जगह है जहाँ नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है ना, और वो सेंट्रीपिटल के ही बराबर है। तो आपने देखा बॉटम से लेकर के टॉप तक पार्टिकल 180 डिग्री से घूमा, तो नेट एक्सेलरेशन भी 180 डिग्री से घूमा, बॉटम पर अपवर्ड डायरेक्शन में था, टॉप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें पहला ये है कि इन VCM at bottom and top तो बॉटम और टॉप पर ए टेंजेंशियल का वैल्यू 0 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू बॉटम और टॉप पर 0 है, ओनली AC इज प्रेजेंट एंड A नेट इज इक्वल्स टू AC। तो बॉटम और टॉप ये वो जगह हैं जहां नेट एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल के बराबर है, ओके। एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब पॉइंट बी। तो पॉइंट बी एक ऐसी खास जगह है जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं बोलूंगा, टेंजेंशियल रिटार्डेशन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैं एक काम करता हूं, बी से पहले और दो तीन चीजें डिफाइन करता हूं। तो इन होल जर्नी, तो इन होल अपवर्ड जर्नी mg sin थीटा ने किया क्या, आप मेरे को ये बताओ। इसने सिर्फ और सिर्फ बॉडी की स्पीड को कम ही तो कराया। तो इन होल अपवर्ड जर्नी mg sin थीटा, अपवर्ड जर्नी, अब डाउनवर्ड जर्नी में ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इन होल अपवर्ड जर्नी mg sin थीटा रिटार्ड्स बॉडी, इसलिए टेंजेंशियल रिटार्डेशन की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो m से डिवाइड करना पड़ेगा, उसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा g sin थीटा। तो ये वो चीज है जो बॉडी की स्पीड चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाओगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। तो जिस रेट से बॉडी की स्पीड कहीं पर भी चेंज कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड को चेंज कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg sin थीटा। और स्पीड का जो रेट निकालोगे इंस्टेंटेनियस, वो टेंजेंशियल रिटार्डेशन ही बन जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसको हम और कुछ नहीं, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल रिटार्डेशन यानी dv/dt। और इसे कुछ कैलकुलेट करने की कहीं पर जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी at का वैल्यू यानी dv/dt का वैल्यू ये हो गया g sin थीटा। तो इसको आप रट डालना, ये आपका पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। तो VCM में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही हो, तो उसके लिए कोई स्पीड ही निकालने की जरूरत नहीं, वो सीधे g sin थीटा होता है, यानी at के बराबर होता है। अच्छा, तो अब बॉटम पर किस रेट से स्पीड चेंज हो रही, तो जवाब है यहाँ हो ही नहीं रही क्योंकि AT 0 है। यहाँ पर किस रेट से हो रही है, जवाब है g sin थीटा। यहाँ किस रेट से हो रही है, तो यहाँ मैक्सिमम रेट है, वो पूरा का पूरा g के बराबर है। तो इसी चीज को अब मैं यहाँ पर ही समराइज करके लिख दे रहा हूँ, ताकि आपके पास एक ही जगह पर सारी थ्योरी क्रिएट हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एट थीटा बराबर 90 डिग्री रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज मैक्सिमम। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt यानी at का जो वैल्यू है वो हमारा g के बराबर है। तो आई थिंक अब आपको सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो ये जो टेंजेंशियल वाला फोर्स था ना, इसका काम था स्पीड को कम कराना, और उसने जिस रेट से स्पीड चेंज कराई वही रेट बन गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल रिटार्डेशन। अपवर्ड जर्नी में रिटार्डेशन, डाउनवर्ड जर्नी में यही एक्सेलरेशन। इन जनरल at का जो फॉर्मूला है हमारा वो है g sin थीटा, और सबसे ज्यादा at कहाँ एक्ट कर रहा है, हमारा 90 डिग्री के एंगल पर, एट बॉटम एंड टॉप, एट बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम और टॉप वाले पॉइंट्स पर at का वैल्यू 0 है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है। तो ये हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के ऊपर बेस्ड थे और सर्कुलर मोशन की पूरी परफेक्ट एनालिसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप मेरे को आंसर करना। जैसे अब मेरा जो एग्जाम्पल है वो ये है, कहता है एक पार्टिकल को इस जगह से छोड़ा गया, लेंथ ऑफ थ्रेड r ले लो आप, या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r ले लो। तो ये पार्टिकल स्विंग करता हुआ यहां तक आता है। अब इसकी 2-3 पोजीशंस को हम यहां पर लेंगे। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जिनको हम यहां पर लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर हम सारी चीजें कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लो ये पोजीशन का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है एंड इसका नाम E है।
इन सब पोजीशंस में हमें यह देखना है AC कितना, AT कितना, कैसे उसको निकाला जाए, क्या उसका तरीका किया जाए। तो देखना ध्यान से, यहां से हमने पार्टिकल को छोड़ा, अच्छा पूरे पाथ में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो किसी भी जगह की स्पीड निकालने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बी पॉइंट पर स्पीड हमारे पास इधर आ गई, ये VB कर ली, इसको हमने नाम VC दे दिया, इसको हमने नाम VD दे दिया, और यहां पर स्पीड अगेन 0 हो गई, ठीक है ना। हर एक एंगल वर्टिकल से θ1 θ2 इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। तो मेरा मेन एम इसमें बस खाली A नेट का डायरेक्शन चेक करना है कि किस जगह पर कितना होगा और कहाँ की तरफ होगा। तो देखना बेटा, जैसे ये वो जगह है जहाँ स्पीड 0 है, इस जगह पर आप जरा गौर करना, यहाँ बड़ा खास काम हो रहा है। इस जगह पर पार्टिकल का सेंट्रीपिटल भी 0 हो गया क्योंकि वो V²/R होता है, और इस जगह पर सारा का सारा mg नीचे लग गया, इसलिए AT मैक्सिमम हो गया यानी G हो गया। तो ये वो जगह है जहाँ स्पीड मैक्सिमम रेट से चेंज कर रही है पर स्पीड ही नहीं है, मतलब AT होने के बावजूद भी स्पीड ना हो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये वो जगह है जहाँ AT का वैल्यू आपको G के बराबर दिख रहा है। अब अगर मैं इस जगह का नेट एक्सेलरेशन लिखूं तो नेट एक्सेलरेशन और कुछ नहीं, वो A नेट हमारा AT के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको साफ लिखूं, तो इस जगह पर नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आप देखोगे तो A नेट इक्वल्स टू AT ही हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब पार्टिकल हमारा एक जनरल लोकेशन पर पहुंचा, स्पीड आ चुकी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ चुका है। AT यहाँ एक्सेलरेट कराने का काम कर रहा है और इसका वैल्यू G sin थीटा है। तो ये AT यहाँ का एक्सेलरेशन बना हुआ है, एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी है। तो A नेट का डायरेक्शन आप चेक करोगे तो A नेट का डायरेक्शन आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगा। अब आ जाओ इस जगह पर जब आप काम करोगे और इस जगह पर जब आप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो इस जगह पर सारी की सारी फोर्सेस वर्टिकल में है, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, तो AT 0 हो गया। जो मिला वो AC मिला, और AC का फॉर्मूला वो तो अब आपको पता ही है, V²/R, और यही AC A नेट के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन वो मैंने बता ही दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ उसका, तो A नेट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, तो ये A नेट इधर आ गया। तो आप देखो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कितने डिग्री से रोटेट करके आ रहा है, 90 डिग्री से। A नेट जो पहले यहाँ की तरफ था अब A नेट यहाँ की तरफ है, तो पार्टिकल 90 डिग्री से घूमा, तो इस प्रोसेस में A नेट कितना डिग्री से घूमा, 180 डिग्री से, यानी डबल घूम रहा है, ठीक है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह हो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ वेलोसिटी 0 थी, इसलिए इस तरीके का रिजल्ट पॉसिबल हो पा रहा है। वहाँ अगर कोई वेलोसिटी होती तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए रटना बेकार है। ओके, अब हम आते हैं इस जगह पर। इस जगह पर AT का डायरेक्शन इधर आ गया और AC इधर आ गया, तो अगेन A नेट इधर आ गया। अब पार्टिकल फिर से यहाँ पहुंचा, इस जगह पहुंच करके AC का वैल्यू 0 हो गया, AT का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो क्योंकि AC 0 हो गया इसलिए नेट एक्सेलरेशन दोबारा से AT के बराबर हो गया। तो अब आप चेक करो, यहाँ पार्टिकल 180 डिग्री का एंगल कवर किया और A नेट जो पहले था वो अभी भी नीचे ही है। इस दौरान उसकी स्विंग कैसे हुई, यहाँ से ऐसे चला, इधर इतना पहुंचा, तो 90 डिग्री कवर करने पर A नेट 180 डिग्री से टर्न किया, फिर इधर जाने पर ये 180 से और टर्न कर गया, यानी टोटल A नेट की टर्निंग 360 डिग्री से हो रही है। जब पार्टिकल हमारा 180 डिग्री से घूम के जा रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ रेस्ट पर है और वहाँ रेस्ट पर है। तो आई थिंक इतना समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करके हम यहाँ पर कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर हम लोग काम करते हैं वेलोसिटी निकालना और टेंशन निकालना। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको इसमें सवाल में दे दिया कि 60 डिग्री रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताओ, तो कुछ नहीं करना, बस खाली G sin थीटा निकाल के चल देना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और जो नेक्स्ट है अब उस पर काम शुरू करते हैं। जैसे आप ले लो एक सर्कुलर पाथ, अब मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हेडिंग है अब हमारी, अब मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ वेलोसिटी निकालना, ठीक है ना। बढ़िया से ट्रिक देता हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लगा दो, काम खत्म। फिर हम सीखेंगे टेंशन निकालना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एनालिसिस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो देखो, तो मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर का ले रहा हूँ। अच्छा, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ velocity at any general point। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। कैसे, तो देखो, मान लो इस सर्कुलर पाथ के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को इस जगह से u की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। एंगल ये थीटा ले लेते हैं, रेडियस इसका r ले लेते हैं, या एंगल आप θ1 ले लो, ठीक है। तो इनिशियल एंगल हमने θ1 ले लिया। अब करना क्या है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट पर पहुंचा जहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है v की, और फाइनल एंगल हम θ2 ले लेते हैं। तो हमारा पहला काम है कि v की वैल्यू निकालना u के कंपैरिजन में, और वो भी डायरेक्ट निकालना। डायरेक्ट मतलब बिना आपको मैं कैलकुलेशन के निकलवाने जा रहा हूँ, फटाक से एक लाइन में खत्म करने का तरीका सीखते हैं। देखो,
अब ये V और U का रिलेशन बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ कोई एजेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, एजेंट काम नहीं कर रहा, तो हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो टू फाइंड आउट वेलोसिटी वी यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम इस A और इस B पॉइंट के बीच में लगाने जा रहे हैं। तो KA प्लस UA इज इक्वल्स टू KB प्लस UB। अब अगर आप यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो तो पहले रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो रेफरेंस आप मान लो मैंने ले लिया लोएस्ट लेवल को, दैट मीन्स ये जो जगह है ना, इस जगह को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। तो ये रेड कलर की लाइन मेरे लिए रेफरेंस है। अब अगर ये रेफरेंस है तो सारी हाइट यहाँ से मेजर करनी पड़ेगी। तो इनिशियल हाइट जो है उसको मैंने यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन से h1 नाम दे दिया और इस फाइनल हाइट को मैंने नाम दे दिया h2। ओके, अब बात ये आती है कि हाउ टू फाइंड आउट दिस h1 एंड h2। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करना, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना करके हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। बट पहले h1 h2 के बीच में हम जरा इस वेलोसिटी को निकालना सीखते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट थोड़ा बढ़िया हो जाएगा और हम मैकेनिकल एनर्जी लगाने से भी बच जाएंगे। तो देखना आप, तो अब अगर मैं डाटा सब्स्टिट्यूट करूँ तो KA की जगह मेरे पास आ गया हाफ m U स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मेरे पास आ गया mgh1, KB की जगह आ गया मेरे पास हाफ mv स्क्वायर और UB की जगह मेरे पास आ गया mgh2। चेक करो, m पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम v स्क्वायर का वैल्यू निकालें ना तो देखना ऐसा लगेगा जादू हो गया। तो ट्वाइस ही, ठीक है ना, u स्क्वायर प्लस 2g मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम्स h1 माइनस h2। तो फाइनली आप जो ये इक्वेशन देख रहे हो ना, ये मैकेनिकल एनर्जी का फाइनल फॉर्म है और ये तो आपको वैसे भी याद है। और ये इक्वेशन और कुछ समझना है तो अपनी थर्ड इक्वेशन ही है। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो अब आपको मैकेनिकल लगाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, बस उस s की वैल्यू में डालनी है h1 माइनस h2, यानी इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। अब यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं, ठीक है ना, वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे अगर h1 और h2 बराबर हो जाए, यानी पार्टिकल की फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट बराबर हो जाए, तो ऐसे में ये डाटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड बराबर आ जाएगी, यानी सेम हाइट पर स्पीड सेम होगी। तो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इन्हीं कॉन्क्लूसिव बातों को हम लिखते हैं। तो अब हमारे सामने एक नया टूल डेवलप हुआ और मैकेनिकल एनर्जी को हम साइड में फेंकते हैं। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। अब इस रिजल्ट के हिसाब से तीन बातें हमें समझ आ रही हैं। पहली बात, अगर h1 और h2 बराबर हो गए, यानी पार्टिकल का इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट अगर इक्वल है, जैसे ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से रिलीज किया और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, इसकी इनिशियल और फाइनल हाइट ये और ये सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जो यहाँ स्पीड होगी v का वैल्यू जो होगा वो एक्जैक्टली u के बराबर होगा। तो सेम लेवल पर सेम स्पीड से बॉडी पास करती है, ना स्पीड बढ़ती है ना स्पीड घटती है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो h1 अगर h2 के बराबर होगा तो v का वैल्यू u के बराबर होगा। दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट ये है, अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 होगा, ठीक है, तो अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 होगा तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा और ऐसे सिचुएशन में v की वैल्यू u से ज्यादा होगी। मतलब अगर h1 की वैल्यू h2 से ज्यादा मिल गई तो ये वाली चीज इस वाली चीज से अगर आपको ज्यादा मिल गई तो ये रिजल्ट आपके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा और ये u के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। मतलब इनिशियल हाइट ज्यादा हो, फाइनल हाइट कम हो, तो ऐसे सिचुएशन में फाइनली जो स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड से ज्यादा मिलेगी। तो मैं एक बार डायग्राम दिखाऊं आपको। तो डायग्राम वाइज आप ये ले लो कि हमारे पास अगेन एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हमने इस साइड से छोड़ दिया। अब अगर मैं उसकी स्पीड निकालूं इस जगह पर, तो आप डायग्राम में खूब देख सकते हो, आराम से देख सकते हो कि फाइनल हाइट जो है वो कम है बट इनिशियल हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में v इज ऑलवेज ग्रेटर देन u। मतलब जब तक बॉडी का फाइनल लेवल इनिशियल लेवल के नीचे रहता है तब तक बॉडी की स्पीड ज़्यादा रहती है इनिशियल स्पीड से। ये भी हमारे बड़े काम का पॉइंट है। तीसरा, तो थर्ड जो पॉइंट है वो मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये है, अगर h1 लेस देन h2 हो जाए, मतलब फाइनल हाइट ज्यादा हो जाए इनिशियल हाइट कम हो जाए, ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं चलो यहाँ पर रिजल्ट भी लिख दूँ, नहीं तो फिर आप बाद में सोचते रहोगे कहाँ से लिखा था मैंने। तो अगर v ग्रेटर देन u हो जाएगा तो ये इसलिए होगा क्योंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2, ये हमारे पास पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट को फॉर्मुलेट करें तो ऐसे सिचुएशन में ये रिजल्ट बनेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। अब h1 बड़ा है, h1 छोटा है और h2 बड़ा है, तो ये रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा। ऐसे में v इज लेस देन u आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँ और पार्टिकल को यहाँ से फेंकूँ
ठीक है ना। अब मैं यहाँ से फेंकूँ या किसी भी हाइट से फेंकूँ, बट फाइनल हाइट ज़्यादा हो इनिशियल हाइट के कंपैरिजन में, तो ये फाइनल हाइट होगी h2 और ये h1 का वैल्यू एक्जैक्टली 0 है, ठीक है ना। तो h2 इज ग्रेटर देन h1, ऐसे सिचुएशन में v का वैल्यू लेस देन u मिलेगा। तो तीन बातें हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड के टर्म में समझ आ रही हैं कि स्पीड तब ज़्यादा होगी जब इनिशियल हाइट ज़्यादा हो और फाइनल हाइट कम हो। जब लेवल सेम होगा तो स्पीड सेम होगी, उसके ऊपर बॉडी निकलेगी तो उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये पूरा हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट फाइनल रिजल्ट में आया। अब सवाल उठता है कि वो h कैसे निकाला जाए, उसका क्या तरीका है, तो वो भी आप देख लो। तो हाउ टू फाइंड आउट h, तो कैलकुलेशन ऑफ h। तो अब हम इस h को कैलकुलेट करने जा रहे हैं और जिसके लिए मैंने फिर से एक सर्कल ले लिया, सेंटर ले लिया उस सर्कल का, और h कैसे निकालें, तो उसका मेथड ये रहा बेटा। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल को इस जगह से हमने प्रोजेक्ट किया था यू, और ये मैं एक डॉटेड लाइन यहां पर बना दे रहा हूं और ये डॉटेड लाइन। ओके, अब हमारा टास्क ये था कि इस रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस को मैं रेड कलर का ले रहा हूं, इस रेफरेंस लाइन से ये वर्टिकल हाइट ढूंढ के निकालना कि ये हाइट यार कितनी होगी। ओके, तो मैंने ये r ले लिया, ये एंगल मेरे पास थीटा था, यहां पर कंस्ट्रक्ट करके मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब ध्यान देना, तो इतना जो पोर्शन हो गया ये हो गया मेरे पास r का इधर साइड का कंपोनेंट, जो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके निकाल सकते हो, तो बन जाएगा r cos थीटा। और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ऑलरेडी r हो गया। तब ये जो हमारे पास बचा हाइट, इस हाइट का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो इतना हाइट ये h r माइनस r cos थीटा, यानी हाइट की वैल्यू आ गई r 1 माइनस cos थीटा। तो अगर आप किसी भी वर्टिकल हाइट को निकालना चाहते हो, जब आप वर्टिकल से एंगल जानते हो, तो उस हाइट को निकालने का हमारे पास तरीका आ गया r 1 माइनस cos थीटा। ये तो तब है जब ऑब्जेक्ट नीचे है। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड पर होता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर ऑब्जर्व करूं, ये रेडियस r हो गया और वर्टिकल से ये एंगल थीटा हो गया। अब अगर बेटा मैं यहां से हाइट निकालूं तो थोड़ा ना r 1 माइनस cos थीटा आएगी, तो कितनी आएगी वो देखते हैं। अब ये हाइट कितनी आएगी, चलो चेक करते हैं। ये ऑलरेडी r हो गया, इधर कंपोनेंट हो गया r cos थीटा। अब चेक करोगे तो इस हाइट का वैल्यू आ गया r 1 प्लस cos थीटा। तो दो फैक्टर है, अगर बॉडी ऊपर वाली तरफ है तो ऐसे में r 1 प्लस cos थीटा, और अगर बॉडी लोअर क्वाड्रेंट्स के अंदर मूव कर रही है तो r 1 माइनस cos थीटा। तो अब तो आपको हाइट भी निकालना आ गई। तो चलो पहले वेलोसिटी पर दो तीन सवाल पकड़ें जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहा, ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से कुछ वेलोसिटी दे करके, ये वेलोसिटी u का वैल्यू √2gl है, जहाँ l लेंथ ऑफ थ्रेड होगी, दे करके मैंने छोड़ दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 डिग्री पर पहुंचे। ठीक, अब हम इस वेलोसिटी को निकालने के लिए कोई मैकेनिकल नहीं लगाने वाले हैं, जो हमने ट्रिक डेवलप करी हम बस उतना ही लगाएंगे। सबसे पहला काम ट्रिक लगाने के लिए आपको रेफरेंस बनाना है। तो ये बन गया बेटा रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन का कलर हम रेड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस लाइन हो गया मेरे पास। ओके, अब जो भी हाइट लेनी है वो इसी रेफरेंस हाइट से लेनी है, और दो हाइट पहले मेजर कर लो, उसके बाद ही सवाल में आगे बढ़ो। पहले इनिशियल हाइट, तो ये मेरे लिए इनिशियल हाइट का काम कर रही है। तो ये हो गया h1 जिसका वैल्यू बिना खास कैलकुलेशन के l आ गया। ये हो गया मेरे पास h2 और इसका वैल्यू हो गया l 1 माइनस cos थीटा, और थीटा की जगह आ गया 60। तो h2 का वैल्यू मेरे पास आ गया l/2। बस अब तो सवाल खत्म। अब अगर मेरे को ये v निकालना है तो मैं लगा दूंगा आइडेंटिटी u² + 2g h1 माइनस h2। तो रिजल्ट आ गया बेटा अपने पास u² जितना दे रखा है, जैसा दे रखा है वैसा सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 2g, h1 की जगह आ गया l माइनस l/2। ओके, देखिए कितना आंसर आता है। तो v² = 2gl प्लस 2g l/2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर आ गया v का √3gl। तो देखा कितना आसान है ऐसे करके हमारा कैलकुलेशन करना। और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है मेरे पास वही है, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो अब हम करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये आपका जो एग्जांपल है AIEEE में पूछा गया एग्जांपल है, और ये भी मैं टेस्ट में कई बार पूछता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ क्या है। देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फेंका। अब आपको इस जगह पर इसकी स्पीड पहले निकालनी है। लेंथ थ्रेड की l है, तो कैलकुलेट पहला v का वैल्यू। एक और सवाल है पर वो मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा, वही में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। तो ये सेकंड पार्ट है कि अभी थोड़ी देर सस्पेंस रहने दो। पहले तो आप v निकलवाने पे फोकस करो। पहला काम रेफरेंस बनाओ,
तो रेफरेंस तो फिक्स हो गया, ये हो गया, और दूसरा काम दोनों जगह की हाइट बताओ। तो इनिशियल हाइट हमारे पास 0 हो गई, फाइनल हाइट हमें कुछ करना नहीं पड़ा, एल के बराबर हो गई। ठीक है, तो अब आप इस v का वैल्यू निकालो। तो v का वैल्यू निकालूं तो मैंने थर्ड इक्वेशन लगाया, u स्क्वायर प्लस 2g, h1 की जगह हो गया बेटा 0, h2 की जगह मेरे पास आ गया l, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया u स्क्वायर माइनस 2gl। ओके, तो v का वैल्यू आ गया रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने उड़ा के रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। मेरे ख्याल से ट्रिक तो समझ आ गई होगी अब आपको। अब इस पे प्रैक्टिस तो बहुत खतरनाक वाली हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल तो अभी तो बस खाली छोटा मोटा बता रहा हूँ फ्लो बनाने के लिए। ओके, सेकंड स्टेप अब हमारी है, अब हमें करना क्या है, वो मेन प्रॉब्लम अब ये है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ये आता है मेन सवाल। तो यहाँ और यहाँ की वेलोसिटी का चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल, तो वी जे कैप माइनस यू आई कैप। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये हो गया रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बेटा आप इंपॉर्टेंट लिख लो और कॉपी में नोट जरूर कर लेना अलग से, जो मैं ये करने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट। वी स्क्वायर की जगह आ गया हमारा ये यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस यू स्क्वायर, तो फाइनली ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर माइनस gl, चाहिए तो 2 को रूट 2 करके बाहर भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आई थिंक अब आपको वेलोसिटी तो निकालना आ गया, तो चलो टेंशन निकालना सिखा देता हूँ किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो टेंशन एट एनी जनरल पॉइंट, तो किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर हम टेंशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, क्या तरीका रहेगा। तो शुरुआत हम करते हैं बॉटम से, फिर हम चलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ और हर जगह पर तकरीबन हम टेंशन निकालते जाएंगे। जैसे ये रहा मेरे पास बड़ा सा सर्कल और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये इसका सेंटर है। ओके, अब ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी देके इधर से भेज दिया, लेंथ थ्रेड का एल था, एक तो ये जगह होगी, दिस इज पोजीशन नंबर आप कर लो फर्स्ट, हमें इस जगह की टेंशन चाहिए। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इसको आप पोजीशन नंबर फर्स्ट पे मत करो, इसको आप बॉटम पॉइंट रहने दो, बी रहने दो, और इसको कर लो पोजीशन नंबर फर्स्ट। इस जगह की स्पीड v1 कर लो, एंगल आप θ1 कर लो। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इस जगह की स्पीड आप v2 कर लो, एंगल आपके पास 90 है ही। इस जगह की स्पीड आप v3 कर लो, एंगल, अब हम एंगल यहाँ से नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से लिया गया एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, हमारा काम खराब करेगा, इसको θ3 कर लिया और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा v4 से। सबसे पहला काम, अगर आप टेंशन निकालने जा रहे हो पहले आप उस जगह की स्पीड कैलकुलेट करो। तो टेंशन एट एनी पॉइंट की स्टेप 1 ये है, फाइंड आउट स्पीड एट दैट पॉइंट। जब तक आपके पास स्पीड नहीं आएगी ना, मतलब सवाल करने की भी स्पीड नहीं आएगी, तब तक काम चलेगा नहीं। और स्पीड निकालने के लिए हम एक ही तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको अभी भी दिया, यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। अब स्टेप 2 होगी सॉल्व रेडियल एक्सिस। अब हम रेडियल एक्सिस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो किसी भी जनरल पोजीशन पे हम रेडियल एक्सिस देख लेते हैं, लेट्स से दैट इसी की जगह देख लेते हैं, फिर एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे देख लेंगे। तो रेडियल एक्सिस पर अंदर की तरफ इधर आ गया टेंशन, बाहर की तरफ मैं कई बार लगा चुका तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ mg cos थीटा। एक्सेलरेशन इधर सेंट्रीपिटल ये हो गया, टेंजेंशियल रिटार्डेशन है वो भी मैं आपको पहले बता चुका। तो अब हम रेडियल एक्सिस सॉल्व करेंगे, तो नेट फोर्स हो गई t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू इन जनरल mv स्क्वायर बाय r, और ये भी हम जान चुके हैं। तो टेंशन का वैल्यू मेरे पास आ गया mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो ये मेरे पास टेंशन आई, बट ये इस पॉइंट पर आई, ठीक है ना। अब वो ऊपर वाले पॉइंट पर देखोगे तो फिर वो अलग आएगी, किसी और पॉइंट पर देखोगे तो वो अलग आएगी। तो आपको इन जनरल ऐसे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब आपके पास टेंशन का वैल्यू अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये किसी भी तरीके से टेंशन निकालने का हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर मेथड रहता है। तो अच्छी तरह दिमाग में रख लो, स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालने के लिए आपको अपना थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा, यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। टेंशन निकालनी है तो रेडियल एक्सिस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इस टेंशन के नेचर को समझते हैं। जैसे जैसे आप चेक करो, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो बॉटम पॉइंट पर अगर मैं टेंशन निकालूं, आई थिंक शायद हम लोगों ने पीछे निकाली भी थी, मैं एक बार चेक कर लूं। अगर हम लोगों ने निकाली थी तो दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, और अगर नहीं करी थी तो जरूर कर लेंगे। तो नहीं करी है तो इसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिस्कस किया है, बट टेंशन अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं करी है, ठीक है। तो अब हर जगह की हम एक बार टेंशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बॉटम पर टेंशन निकालना चाहें तो टेंशन कितनी होगी, यहाँ तो मैंने बताई दी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी और यहाँ कितनी होगी। तो इन सब टेंशन को हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, उससे फिर हमें आइडिया लगेगा कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होगी और फिर मिनिमम टेंशन कहाँ पर होगी। तो मैं वापस से टेंशन का बिहेवियर आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाता हूँ। तो ये ना हमारे पास डायग्राम, सर्कल, ये उसका सेंटर,
यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था। सबसे पहले बॉटम पॉइंट पर टेंशन देखने जा रहे हैं, तो टेंशन एट बॉटम, लोएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको। तो इस जगह पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड u है, ओके, t अंदर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो ये u हमें पता होना चाहिए, अगर ये u पता नहीं है तो टेंशन यहाँ की आएगी नहीं। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हो गया। अब आप इक्वेशन बनाओ, तो पहला पॉइंट एट बॉटम, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय आर। या आर हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस बोल लो या लेंथ ऑफ थ्रेड बोल लो। तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर। क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है तो इस जगह स्पीड भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्पीड भी मैक्सिमम है और एम जी का कोई कंपोनेंट भी नहीं आ रहा, इसलिए एट लोएस्ट पॉइंट या एट बॉटम टेंशन इज मैक्सिमम। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ये बात आप जरूर लिख लेना। तो मैक्सिमम टेंशन कभी भी निकालनी हो आपको यहीं पे निकालनी है बॉटम पॉइंट पर, और उसका इक्वेशन आ गया mg प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर बाय आर अवेलेबल है। ओके, तो हम लोगों ने मैक्सिमम टेंशन निकाली, मैं यहाँ पर क्लियर भी कर दूँ, इसको अलग कलर से भी लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास बॉटम पर आ गई और उसका फॉर्मूला आ गया mg प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर। अब आप जब इस पॉइंट पर पहुँचोगे मिड पॉइंट पर, तो इस पार्टिकल की स्पीड घट के v रह गई होगी। पहला काम आपको v निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपने रेफरेंस ले लिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, h1 हो गया 0 और h2 की वैल्यू हमारी r के बराबर हो गई। तो आप v कैलकुलेट करोगे, v कैलकुलेट करने के बाद टेंशन निकालोगे। अब रेडियल एक्सिस अगर हम सॉल्व करें तो t इधर आ गया, इस डायरेक्शन में mg का कोई कंपोनेंट नहीं आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर ही रहा, तो अब इक्वेशन बन गई। तो एट मिड पॉइंट, इसका नाम कुछ कर लेते हैं m, तो एट मिड पॉइंट m t माइनस 0, तो t तो अंदर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ कोई नहीं है, इज इक्वल्स टू m टाइम्स ac की जगह आ गया v स्क्वायर बाय r, तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई mv स्क्वायर बाय r। तो आपने देखा टेंशन पहले से कम हो गई, तो ये मिड पॉइंट m पर टेंशन है, बट ये मैक्सिमम टेंशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पर होती है, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर चलता चला जाता है उसकी टेंशन कम होती चली जाती है। अब हम आते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब टेंशन भी अंदर लग गया, mg भी अंदर लग गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट अगर आप टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करो तो इक्वेशन बनेगी t प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी टॉप का स्क्वायर बाय आर, और टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट हमारे पास आ गई m वी टॉप का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अब ये टेंशन की सबसे कम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होती है। बाकी बॉटम से टॉप जाने पर टेंशन कम होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर के अब हमारे सामने कंक्लूजन ये आ गया कि टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम कितनी, तो मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए mg प्लस m यू स्क्वायर बाय आर। ओके, नेक्स्ट टेंशन इन लोअर हाफ। लोअर हाफ से मेरा मतलब है किसी भी जनरल पॉइंट पर, इस जगह पर अगर हम टेंशन लिखें तो उस टेंशन का वैल्यू आता है mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। तीसरा टेंशन एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो सिर्फ mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, जहां v हो जाता है मिड पॉइंट की स्पीड। टेंशन इन अपर हाफ, अपर हाफ में अगर आप टेंशन निकालोगे तो मेरा मतलब ये रहा कि इस जगह पर अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो आपको इस जगह की स्पीड चाहिए होगी, इसमें mg cos थीटा अंदर आ जाएगा, तो टेंशन इन अपर हाफ हो जाएगा m v स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos थीटा। और लास्ट टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि सबसे कम आ रही है, मिनिमम आ रही है, तो इस टेंशन का वैल्यू आ जाएगा हमारा mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg। तो आई थिंक अब आपको हर जगह की टेंशन मैंने जनरलाइज इक्वेशन दे दी, बट टेंशन निकालने से पहले आपको उधर की स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद टेंशन आनी, नहीं तो नहीं आनी। ओके, अब सवाल लेते हैं। अब प्रॉब्लम मेरा ये रहा कि ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें एक ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने रिलीज किया, लेंथ इसकी l है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये, कैलकुलेट मैक्सिमम टेंशन
तो अब हमें मैक्सिमम टेंशन निकालनी है, तो पहले दिमाग में रख लो कहां पर होगी वो टेंशन, मैक्सिमम यहां पर होगी, ठीक है ना, इसके अलावा और कहीं हो ही नहीं सकती। अब इस जगह की टेंशन निकालने के लिए पहले यहाँ की स्पीड चाहिए। अब ये स्पीड कैसे निकाली जाए उसके लिए अब मैंने आपको जो तरीका सिखाया आप उस तरीके को फॉलो करो। आप यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाओ और H1 और H2 सही से मेजर करना, ये गलत नहीं होनी चाहिए। इनिशियल हाइट H1 ये हो गया L और H2 का वैल्यू 0 हो गया। तो पहले हम ये स्पीड निकालेंगे, तो फाइनल स्पीड u स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, प्लस 2g, H1 की जगह आ गया L, H2 की जगह आ गया 0, तो u का वैल्यू आ गया, u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gl। तो टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए पहले हमने u निकाल लिया। अब हम इस जगह की Tmax निकाल लेते हैं। तो इस Tmax की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो Tmax की वैल्यू का अब लगा दो आप फॉर्मूला, बार बार डिराइव करने की भी जरूरत नहीं, mu स्क्वायर बाय r की जगह हमारे पास L है तो mg तो पढ़ा रहने देते हैं, प्लस m, u स्क्वायर की जगह आ गया मेरे पास 2gl बाय L, L से L कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ गया 3mg। तो इस सिचुएशन में हमारे पास मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आ गई 3mg। अब मान लो एग्जामिनर आपसे कहता है नहीं इधर नहीं पता करनी, किसी और जगह पता करनी है, और वो और जगह ये रही और ये 60 डिग्री के एंगल पर है, तो पहला काम आपको इस जगह की स्पीड निकालना होता। तो दूसरा स्टेप है एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले हम ये स्पीड निकालते हैं v, अब इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर, ओके, u का काम हमारे लिए यही कर रहा है, इसको भी ले सकते हो इसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हो। तो चलो मैंने ये लगाया रिजल्ट इस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और इस लास्ट पॉइंट के बीच में, तो u की जगह 0 डाला, प्लस 2g, H1 तो एज इट इज L माइनस H2 यानी ये वाली हाइट और ये हाइट होगी L1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो v स्क्वायर का वैल्यू आया 2g, L माइनस L बाई 2 और फाइनली हमारे पास बचेगा v स्क्वायर बराबर gl। ओके, नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। अब टेंशन निकाल लेते हैं, तो इस जगह टेंशन की इक्वेशन डायरेक्ट लगाओ, तो t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r की जगह L आ गया, डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो mg cos 60 हो गया mg बाई 2 प्लस m, v स्क्वायर की जगह आ गया gl बाई L, L कटा, आंसर आ गया मेरे पास 3/2 mg। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम कहीं की भी टेंशन निकाल सकते हैं। तो अब दिमाग में दो बात रख लो, टेंशन कहीं की भी निकालनी है पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही टेंशन आएगी। स्पीड निकालने के लिए अपना थर्ड इक्वेशन चलाओ, बार बार मैकेनिकल लगाने की जरूरत नहीं है, फिर टेंशन निकालने के लिए रेडियल एक्सिस की इक्वेशन को सॉल्व करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और ज्यादा आसान बना दूंगा, मेरी ट्रिक दूंगा सर्कुलर मोशन सॉल्व करने की, क्योंकि ये तो जनरल बुक का तरीका होता है, ठीक है ना, ऐसे टेंशन निकालते हैं बुक के अंदर, पर मैं ऐसे करता ही नहीं। तो मेरा टेंशन निकालने का कुछ और ही तरीका है, सीधे वैल्यू डालो और अगली स्टेप में आंसर निकाल लो। तो वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, जिससे हम सर्कुलर मोशन की धज्जियां उड़ा देंगे। आप बस उंगली रखो, आपको पहले ही पता होगा एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा। इस चीज पर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।